दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम हमर पहुना में। दोस्तों, इतिहास केवल कल की कहानी या फिर तारीखों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह दस्तावेज है संघर्ष, त्याग और अमर गाथाओं का, जो कि हमारे वर्तमान को प्रेरणा देता है और भविष्य की दिशा दिखाता है। हमारे छत्तीसगढ़ की धरती अनेक वीरों की कर्मभूमि रही है, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। तो आज हम छत्तीसगढ़ के समृद्ध इतिहास के कुछ पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कुछ अनछुए से पहलू और चर्चा करेंगे इसी विषय पर। तो आज हमारे चर्चा में शामिल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने इतिहासकार, वरिष्ठ शिक्षाविद और साहित्यकार आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र जी। तो चलिए मिलते हैं उनसे। मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। मिश्र जी, आप स्वयं एक ऐसे परिवार से हैं जिनके माता पिता स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता ले चुके हैं। साथ ही आप एक इतिहासकार तो हैं ही, इसके अलावा मिश्र जी एक अनमोल खजाने के भी संग्रह करता है, जिसमें अनेक प्राचीन पांडुलिपियां हैं, हस्तलिखित दस्तावेज हैं और इन पांडुलिपियों में ताम्रपत्र और ताड़पत्र पर लिखी हुई पांडुलिपियां भी हैं, अनेक दुर्लभ किताबें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इतिहासकार के रूप में कि किसी भी समाज के लिए या देश के लिए इतिहास जानना कितना महत्वपूर्ण होता है? इतिहास, जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। तो इस स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर समाज को, हर व्यक्ति को, अंचल को, राष्ट्र को अपने अतीत के इतिहास को जानना चाहिए, ताकि हम भविष्य के निर्माण में उसको एक सहायक स्रोत के रूप में ले सकते हैं। और इतिहास के ऐसा है कि इतिहास एक ऐसा विषय है कि मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई विषय होगा जिसका इतिहास ना हो। बिल्कुल। इतिहास अगर हर विषय का, बल्कि मैं तो यह भी चाहता हूँ कि इतिहास का ज्ञान जो है सहायक वाचन के दृष्टिकोण से हर विषय के अध्येताओं के समक्ष होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल को, इंजीनियरिंग को, जो भी हो। तो इतिहास हमें देश के और अपने समाज और परिवार के गौरव को से अवगत कराता है, सिखाता है। तो इस दृष्टिकोण से निश्चित मान करके चलिए कि इतिहास जो है वह समाज को ही प्रेरणा नहीं देता, बल्कि इतिहास जो है राज्य और राष्ट्र को ये करता है, और जिससे विश्व में गौरवशाली स्थिति हमारी निर्मित होती है। मिश्रा जी, आपने छत्तीसगढ़ के इतिहास पर काम किया है, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा? छत्तीसगढ़ के नाम के संबंध में जैसे विचारक अपना ख्याल रखते हैं, तो प्राचीन काल में ये क्षेत्र जो था कौशल या दंडकारण्य, रावण गमन के समय दंडकारण्य का नाम आता है, तो इस नाम से सब जाना जाता था। और मैंने देखा कि मध्यकाल में इसका ये जो है रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता था, क्योंकि रतनपुर राजधानी थी कलचुरियों की। 875 से 1741 तक। और बाद में एक प्रसंग मिलता है 1487 का कि खैरागढ़ के कवि जो थे रामराव, उन्होंने साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का पहले प्रयोग किया था। गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा में इस प्रकार का प्रसंग आता है। पर मैंने देखा कि अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ पर सबसे पहला प्रतिवेदन तैयार किया था 23 दिसंबर 1820 को। उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रांत शब्द का प्रयोग किया है। और बाद में उसके पहले अंग्रेजों ने ब्लड, बेगलर, ये सब इन लोगों ने अपने रिपोर्ट में लिखा था। तो वो क्रम से आते गया। और मेरे पास रघु सिंह भोसले का जो बस्ता मैंने पढ़ा था, तो 1837 का, तो उसमें छत्तीसगढ़ को एक जिला के रूप में देखते थे, क्योंकि राजधानी नागपुर थी। तो वो था, तो कहने का मतलब छत्तीसगढ़ जिला या प्रांत या सूबा होते होते छत्तीसगढ़ नाम जो एक प्रकार से अंतिम रूप में आया। और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो इस स्थिति में इसको भी, उसके पहले प्रसंग आया था कि हमने सजेस्ट किया था कौशलांचल, तो उस समय उत्तरांचल, कौशलांचल, वलांचल 3 राज्य बनने वाले थे। तो जो भी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ नामकरण के बारे में अच्छा निष्कर्ष मैं कह सकता हूँ कि कलचुई राजाओं के बीच दो भाइयों में बंटवारा हो गया। तो राम रतन दोनों भाई, तो इस हिस्से में 18 गढ़ जो था रतनपुर राज्य में रहा, और 18 गढ़ जो है रायपुर राज्य में रहा। शिवनाथ और महानदी जो है एक सीमा रेखा थी, तो
बाद में भोसलों ने अंग्रेजों ने जब लिखना शुरू किया तो छत्तीसगढ़ के शब्द को ज़्यादा प्रशासनिक दृष्टि से उसको प्रभाव पड़ा। मिश्रा जी, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूँगी क्योंकि हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिश्रा जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने बहुत शोध किए हैं, अध्ययन अध्यापन बहुत किए हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास को लेकर उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, कई शोध किए हैं। तो बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि आपकी उपलब्धियां और आपके कार्य इतनी, उसकी जो सूची है इतनी लंबी है कि हम कम शब्दों में और कम समय में उसे समेटने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य रमेंद्र नाथ जी मिश्रा जी राजभाषा आयोग के पदाधिकारी रहने के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य साहित्य अकादमी के भी पदाधिकारी थे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ और पंडित सुंदरलाल शर्मा शोध पीठ के भी अध्यक्ष रहे हैं। और उनके पास इतनी दुर्लभ पांडुलिपियां हैं और उन्होंने 210 के आसपास शोध कार्य कराए हैं, जिसमें डिलीट भी शामिल है और इसमें सर्वाधिक 60 पीएचडी हैं उनके। तो कई सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में आपने अध्ययन अध्यापन का काम किया है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक, सांस्कृतिक, इतिहास और प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर आपने काफ़ी अध्ययन किया है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो भूमि है वो वीरों की भूमि रही है और उसमें सबसे पहले नाम आता है शहीद वीर नारायण सिंह जी का। तो हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि आपके काफ़ी सारी पुस्तकें इस पर हैं, तो शहीद वीर नारायण जी के समय क्या घटनाक्रम था, क्या कालखंड था, उनका स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में किस प्रकार का योगदान था, सर जरा बताएं। क्रांतिवीर शहीद वीर नारायण सिंह को मैं 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद के रूप में स्मरण करता हूँ। और मेरा सौभाग्य रहा कि 19 दिसंबर 1975 को जब मैंने उनका बलिदान दिवस विश्वविद्यालय इतिहास विभाग में आयोजित किया और हर प्रतिवर्ष बलिदान दिवस का आयोजन करता हूँ, तो उसमें मेरे को उनके बारे में जानने का, अन्वेषण करने का काफ़ी अवसर मिला। और उनका बहुत बड़ा अकाल पीड़ित जनता को मदद करना, फिर जेल जाना, जेल से सहयोग से बाहर निकलना, फिर गिरफ्तार होना, और 10 दिसंबर 1857 को जेल के समक्ष उनको फांसी दे दी गई थी। और उनकी फांसी से संकल्पित होकर बाद में सिपाहियों ने 18 जनवरी 1857 को विद्रोह किया था, रायपुर का विद्रोह कराया था पुलिस गाँव में। और उनको भी 22 जनवरी 1858 को 17 लोगों को फांसी दी गई जेल के समक्ष। तो कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति में 18 लोगों को फांसी दी गई थी। ये बलिदान की कहानी या इसकी जानकारी भारतीय इतिहास के किसी पन्ने पर नहीं मिल रहा था। तो हमने एक संकल्प किया कि हम छत्तीसगढ़ के गौरव को सामने लाते हुए ये करेंगे, क्योंकि जमींदार थे, चाहते तो माफी मांग के जमींदारी में रह सकते थे, पर उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूमि के लिए, महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ माटी के लिए अपना प्राण उत्सर्ग किया। इस प्रकार से उनका। और दूसरी चीज़ है कि हमने एक चीज़ और अन्वेषित की कि नारायण सिंह को और 57 की क्रांति के अन्य शहीदों को जिस जेल में रखा गया था, उस जेल को अन्वेषित करके, जो मोतीबाग पहले बजनाथ तालाब था और एक और तालाब लगा हुआ है पुराना अस्पताल पास में, वो भवन अभी भी है। तो हमने शासन को कहा कि इसे ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया जाए, क्योंकि अभी जो बना ये बाद में बना था 1863 में। तो कहने का तात्पर्य है कि वो छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत थे। और मेरा ये भी सौभाग्य था कि मैं उनके चित्र के लिए मैं संबलपुर गया, दिल्ली, भोपाल सब जा गया। फिर बाद में उनके बुजुर्गों से जो हमने सुना था उसके आधार पर एक चित्र बनवाया। तो आज जो प्रतिमा लगी है, चित्र लगा है, वो हमारे ही सहमति या विचार से कह लीजिए, तो एक विरोचित लेकर के। सर, उनके नाम से संग्रहालय भी है। हाँ, ये भी एक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने रायपुर में उनके नाम से जो संग्रहालय बनाया है, तो सहयोग दिया है, 10 एकड़ जमीन दी है रायपुर में। तो शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय डिजिटल देश में पहला माना जा रहा है। उस संग्रहालय को बनाने में शासन ने जो समिति बनाई थी उसका मैं अध्यक्ष रहा, और हम कमेटी के 12 लोग और थे जो विभिन्न स्थानों से थे। हम लोगों ने सुझाव दिया, सुझाव के आधार पर संग्रहालय एक अच्छा बन गया है। युवा पीढ़ी या तरुण या जो आते हैं उनको देख करके एक अच्छा लगता है, अनुभूति होती है। और बाजू में ये आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय भी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रांतिवीर नारायण सिंह हमारे गौरव थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके नाम से स्टेडियम होने के कारण से क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज लोग उनको जानते हैं। तो ये बात, ये इतिहास हम सभी छत्तीसगढ़ियों को और साथ ही सभी भारतीयों को जानना चाहिए, उनके योगदान को। सर, किसी भी महायज्ञ में
हर आहुति महत्वपूर्ण होती है। जी। और अगर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने जो स्थापित हैं, हम उनके नाम जानते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे कई जननायक हुए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नारायण सिंह के अलावा हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्रांतों में जो जननायक हुए हैं, जिनका हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय भूमिका रही है, आप उनके बारे में भी नाम का ज़रूर जिक्र करें। हम लोग 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 का जो समय, उसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काल कहते हैं। इस दरमियान में 1857 में नारायण सिंह के समकालीन बस्तर में वेंकटराव, बापूराव, इन लोगों की शहादत हुई थी। कई क्रांतिकारी, उदयपुर के राजकुमार जो अंडमान निकोबार गए थे, तो समकालीन तो एक प्रयास हुआ था। मैंने कोशिश की थी सब जा करके ये करने का, तो कहने, और वहाँ से लेकर के जब हम 1947 के मध्य की बात करते हैं, तो गुंडाधुर का जो बस्तर का भूमकाल का आंदोलन है, वो एक जबरदस्त आंदोलन था। और उसमें एक सुवर्ण कुंवर देवी जो राजमाता थी, लाल कालिंद्र सिंह थे, जिन्होंने एक प्रकार से किया था। तो ऐसे बहुत से नाम इन लोगों का आता है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में ये दो आता है। और हम अगर इसको देखें तो निश्चित मान कर चलिए कि 1900 के बाद में 1947 तक जो महान लोग थे, जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग दिया था, तो उसमें से माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ला, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और रामदयाल तिवारी, महंत लक्ष्मीनारायण दास, वामनराव लाखे और भगवती प्रसाद मिश्रा, मुंशी अब्दुल खां, यतियतन लाल, ये सब इन लोगों का जो नाम आता है, डॉक्टर राधाबाई। तो ऐसे अनेक सेनानी थे जिन्होंने यहाँ के आंदोलनों में भाग लिया था। जी सर, हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के पन्नों को फिर से खोलेंगे। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में और जिन जननायकों ने हिस्सा लिया, जो आज भी अनाम हैं, ऐसे अनसंग हीरो के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ से उन्होंने भागीदारी की थी। सर, हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रांत हैं, कई जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे जशपुर है, सरगुजा है, इसके अलावा रायगढ़ के का भी कुछ क्षेत्र और बस्तर का क्षेत्र। तो जो जनजातीय नायक थे, उनका आंदोलन में और सामाजिक परिवर्तन में क्या योगदान था? छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव के या चेतना के विकास में सहयोग देने वाला जो लोग थे, तो उनमें जैसे कि हम देखते हैं कि विशेष करके इन लोगों का एक तो भूमकाल बस्तर का, उसमें योगदान बहुत मिलता है। सैकड़ों लोग जेल गए थे, जी वो काफ़ी कुछ शहादत उस समय लोगों को हुई थी। और इसके साथ ही साथ जंगल सत्याग्रह है, तो जंगल सत्याग्रह में नगरी सिहावा का, छुई खदान का, बालोद के पास का, ये सब में उल्लेख मिलता है। नगरी सिहावा में ये तमोरा सत्याग्रह महासमुंद के पास है। अच्छा। ये नगरी सिहावा में तो सोम जी का नाम और बहुत सारे सेनानी थे, सुंदरलाल शर्मा, श्रीवास्तव जी थे, छोटे बाबू। तो और दमोरा का जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या था कि 15-16 साल की एक बालिका थी, जिसका दयावती नाम था। अच्छा। तो दयावती जो है, उसके बारे में लिखा है केवलभूषण जी या दिगर लोगों ने कि वो 100 अपने साथियों के साथ में अंग्रेज़ों के सामने खड़े, बिल्कुल सामने आ गई थी और बंदूक के सामने सीना रख के, बल्कि ये तो कहते उसने एक तमाचा अंग्रेज अधिकारी को ही कर दिया। तो उसका साहस जो था अद्भुत था और दयावती का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसे काफ़ी महत्वपूर्ण रहा इस सब आंदोलनों में। और बहुत सारे नेता जो थे इनके नेतृत्व करते थे उसमें, धमतरी में, नगर, इसमें। तो जिन नेताओं को मैंने नाम लिया वो इसमें थे। तो पर जागरूकता एक प्रकार से ऊपर 1920 से लेकर के 47 के बीच में 20 दिसंबर 1920 को पहली बार महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे। अच्छा। और कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था जुलाई में, तो उस समय उसी परिप्रेक्ष्य में आए थे। तो कंडेल नहर सत्याग्रह को जब 1933 में गांधी जी आए थे, तो उन्होंने उसको दूसरा बारडू लिखा था। अच्छा।
तो हमने बल्कि आगरा में 1985 में आलेख में प्रस्तुत किया, जिसके इतिहासकारों ने स्वीकारा कि बारडोली की घटना 1928 की है, ये 1920 की है। तो निश्चित रूप से चंपारण के में गांधी जी का नाम आता है। तो जागरूकता की दृष्टि से कंडेल नहर सत्याग्रह ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय और सभी सार्वजनिक लोगों को जागृत किया था और एक जबरदस्त आंदोलन। उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू होता है। तो गांधी जी यहाँ से जाकर के फिर नागपुर में दिसंबर आखिर में असहयोग आंदोलन की घोषणा किए थे। तो इसमें छत्र की सहभागिता रही। असहयोग आंदोलन में आपके पिताजी भी शामिल थे? हमारे पिताजी उस समय नॉर्मल स्कूल बिलासपुर में पढ़ रहे थे और उन्होंने बल्कि वहाँ पे जैसे एक रघुवंश नाथ ठाकुर थे शिक्षक, जो ई राघवेंद्र के गुरु थे, तो उन्हीं के सब मोहल्ले में थे। तो ऐसा कुछ हुआ कि इनके साथ पढ़ने वाले जो युवक थे उन लोगों ने पढ़ाई को छोड़ करके संकल्प ले लिया कि हमको अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना है, और जा करके रतनपुर में उन्होंने समाज सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। और हमारा जो बरपाली गांव मालवियाई थी वह भी उस समय जो उसकी राशि भी स्वदेशी आंदोलन यह ने दिक्कतों में कर दिया। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, उनकी जेल यात्रा के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। आपने उस हस्तलिखित पांडुलिपि का आपने सह संपादन भी किया है, प्रकाशन भी किया है। ऐसे जो पुस्तकें हैं वो वाकई आज हमारे लिए एक ग्रंथ की तरह हैं, जो शोधार्थियों के लिए और हमारी आज की पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि उस पांडुलिपि से आप उस समय के किस तरह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पाते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर जेल में रहते हुए 1922 में हस्तलिखित पत्रिका उन्होंने निकाली, जब कुछ समय कागज साहिब ये सब दुर्लभ था। और उसका नाम उन्होंने इतना सुंदर दिया था, श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र द्विमासिक सचित्र। सचित्र इसलिए कि सुंदरलाल शर्मा तुरंत चित्र बना लेते थे। और ये श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था, इसलिए बहुत सुंदर नाम रहा है। और ये जो है उनका जेल का ही चित्र है, पंडित सुंदरलाल शर्मा का। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो अपने हाथों से लिखा, ये अपने हाथों से सुंदरलाल शर्मा जी ने लिखा था। और इसमें जो चित्र बना हुआ है, तो एक अंग्रेज अधिकारी जो है भगवती प्रसाद मिश्रा दिहारखोर वाले से एक कड़क व्यवहार कर रहे थे, तो उसी कड़क आवाज़ में भगवती प्रसाद जी उनको जवाब दे रहे हैं। तो सुंदरलाल शर्मा ने उनकी जो वार्तालाप उसको भी इसमें प्रकाशित कर दिया, लिख दिया अपने हाथों से, और उनका चित्र भी तुरंत बना लिया था। तो हाँ, और इसके साथ ही साथ मैं इनका तो हर देखने लायक है कि आज़ादी के बाद जेल कैसा हो और समाचार क्या है, कौन छूट गए जेल से और कब हम जाएंगे, हमको क्या करना चाहिए, ये बहुत सुंदर इन्होंने ये किया है। और साथ ही मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि इन्होंने राष्ट्रीय दिन के रूप में, इसमें खास करके राष्ट्रीय दिन के रूप में जलियांवाला बाग कांड को मनाया। 1919 की घटना और 1922 में अंग्रेजों की जेल में अंग्रेज अधिकारियों को यह कह करके कि आज आप हमारे आश्रम में मत आना, वो बैरक को आश्रम बोलते थे। और 4 बजे अंग्रेज अधिकारी आए तो किसी ने भी वादा नहीं किया। जब वो चले गए, 3 लोगों का कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम करने के बाद में तो इनके मैं साहस को एक प्रकार कहता हूँ, अद्भुत इनका उनके साहस को नमन है। मैं तो मेरे को राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं मेरी जानकारी नहीं कि किसी ने हंसते। इसके 6 अंक निकले थे। तो 6 अंक में 5 अंक जो है देखने में नहीं आए। एक अंक संजोग से मुझको अपने अंचल के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर भालचंद्र राव तैलंग के परिवार से दामक है मिला, तो उसको मैंने कोशिश की इच्छाओं को एक साथ करूं, पर अंत में मैं इसको युवा पीढ़ी के लिए, प्रतिस्पर्धी परीक्षा बच्चों के लिए इसको प्रकाशित करा दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सुंदरलाल शर्मा ने अद्भुत काम किया। उनके तो ऐसे गांधी जी ये बात है तो उन्होंने तो एक प्रकाश कहा था कि अस्पृश्यता निवारण में से 2 साल बड़े हैं अंग्रेज हैं। बहुत सारी बात है, और एक अद्भुत साहसी व्यक्ति थे। सर, आपके साथ आपके पास जो अंग्रेजी हुकूमत के समय, चूँकि आपने ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों का जो प्रशासनिक व्यवस्था था उस पर शोध किया है, पीएचडी किया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या अंग्रेज़ों के समय के जो दस्तावेज़ हैं, वो भी पत्र हैं, अभिलेख हैं, क्या वो भी आपके पास सुरक्षित हैं? यहाँ पर मैं बता दूँ कि छत्तीसगढ़ में 14 रजवाड़े थे। मध्य प्रांत और मध्य प्रांत में इस समय 15 में से एक होशंगाबाद मकरेम था। तो इन रजवाड़ों के संबंध में सरगुजा का सबसे पहला प्रतिवेदन जो है रफसेज ने लिखा था किसी भी रजवाड़े, या छत्तीसगढ़ का पहला प्रतिवेदन कह लीजिए। और इसके बाद में 23 दिसंबर 1820 को पूरे छत्तीसगढ़ पे सूबा और प्रांत ऑफ छत्तीसगढ़ करके मेजर P1 सेगन्यू लिखा था। तो पूरे छत्तीसगढ़ पे पहली रिपोर्ट है। और इसके बाद में जेनकिंस ने रिपोर्ट लगा 1827 के, प्लाउडर ने लिखा। पर बाद में क्या हुआ
कि डॉक्टर प्रभुलाल मिश्र जी और हम लोगों ने एक जो 1854 से 58 तक का पत्र था राष्ट्रीय लेखागार का, तो उन सबको हिंदी अनुवाद 140 पत्रों का रख दिया सामने, जो और उसके साथ दिया जेल कब बना, क्या हुआ, फांसी कहाँ दी गई। जैसे नारायण सिंह को जब के बारे में पढ़े D/1 करके 9 था तो 19 दिसंबर में मनाते थे। अच्छा। पर मेरे पास जो चिट्ठी जब मैं देखा कि उसमें 9 तारीख की चिट्ठी है। अच्छा। और उसमें लिखा है कि कल सुबह उनको जेल के समय फांसी दे दी जाए। तो ऐसे बहुत सारे पत्र हैं कि रायपुर का जेल कब बना, क्या बना, कौन सी बिल्डिंग कब बनी। रायपुर में 5 बिल्डिंग बनी थी पुराना किला के पत्थर से, बूढ़ा तालाब में राजघाट था, खारून में अच्छे से। तो रायपुर के और भी कई स्मारक हैं, स्थल हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं सर कि कौन कौन से महाविद्यालय या स्मारक अभी जो हमें दिखाई देते हैं। रायपुर में जैसे मैं देखते हैं कि अपने स्वतंत्र संघर्ष काल में जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हें 1854 में अंग्रेजी राज स्थापित हुआ। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि रायपुर का पुराना किला जो था, रायपुर राज्य कलचुरियों का था, तो पहले खल्लारी में किला बना, फिर खारून नदी किनारे और बना है, और खारून नदी से हटा करके महादेव घाट, हाजीरा सब नाम आता है, फिर बूढ़ा तालाब के बाजू किला बना। हाँ। तो बूढ़ा तालाब के पत्थर को निकाल के अंग्रेजों ने बचत की दृष्टि से 5 भवन बनवाए थे कलेक्ट्रेट के आसपास पूरा इस करके, तो उस पत्थर को निकाल करके, तो ऐसे और वहाँ से लेकर के हम चलते हैं फिर कोऑपरेटिव बैंक का जो भवन अच्छा सुंदर है, और टाउन हॉल है 1880 उसमें करके। विवेकानंद जी भी यहाँ आए थे। हाँ, तो इसका क्या था, मैं माधव सप्रे स्कूल में 1962 जब मैट्रिक किया तो उस समय चर्चा में एक गणेश मिश्र जी थे, तो उनके पास हम लोग बैठते थे, और स्वामी आत्मानंद जी और स्वामी सत्यरूपानंद जी वहीं एक कमरे में ऑफिस खोले कह सकते हैं। तो उनसे चर्चा वगैरह, तो मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि बूढ़ा पारा में उनके मकान को मैं खोज कर रहूँगा, और 25-30 साल मेहनत करके डे भवन को हमने उनके 1.5 साल रायपुर में विवेकानंद 1870 से रहे, उनका परिवार 2 साल परिवार है, 1.5 साल भी रहे। तो और सेन बाड़ा है, पुत्री सालते सब खोज के आज के स्थिति में हमने प्रयास करके तीनों मुख्यमंत्री के राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवा दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि सर। आज के समय में अभी जो सरकार एक मिशन चला रही है, ज्ञान भारतम मिशन, जिसमें जितनी भी प्राचीन पांडुलिपियां हैं उन्हें संरक्षित और उन्हें सहेज के रखने का जो एक प्रयास किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। आपने भी उसमें अपना भागीदारी दिया है। मेरे संग्रहालय में पांडुलिपियों का एक अथाह संग्रह जिसको हम कहते हैं, तो यह इसलिए मैं बना पाया 60 साल मेहनत करके कि दादाजी राज गुरु थे, रतनपुर में जमींदार लोग से थे। अच्छा, जितने भी रजवाड़े हैं उसके जो राजगुरु, राजयूसी, राजपुरोहित हमारे समाज परिवार के हैं। यहाँ तक कि प्रसंग बस बता दूं कि छत्तीसगढ़ी का जो पहला शिलालेख है वह 1703 का पंडित भगवान मिश्र का दंतेवाड़ा में लगा हुआ है। सर, कुल मिला के कितने दस्तावेज आपने दिए हैं? नहीं, मैं तो इन लोगों को कह लीजिए कि मेरे पास मैं तो अपने लाइब्रेरी से 50 उनको दिया, बाद में और जितने लोग आते गए तो उनको मदद किया। तो इस प्रकार से सैकड़ों से कह सकते हैं उसको। और अभी भी तो सैकड़ों की संख्या में आपने इसमें भागीदारी 3 महत्वपूर्ण थे। एक तो छत्तीसगढ़ का पहला इतिहास जो लिखा गया था 1858 में, तवारीख है वंश राजाओं की बाबू रेवाराम पंडित का, उसकी मूल प्रति। अच्छा। दूसरी ये है कि खूब तमाशा 340 साल के लगभग पहले का है, जिसको गोपाल मिश्र ने लिखा। और तीसरा सुंदरलाल शर्मा के लिखी जेल पत्रिका, और पंडित रामदयाल त्यागी ने बेटी अपने राधाबाई को चिट्ठी लिखी तो थी। तो ये सब चीज़ें सामने ला करके, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक दुर्लभ चीज़ है मेरे पास कि रानी दुर्गावती के समय के गीता की पांडुलिपि है जिसमें स्वर्ण के पालिश को बहुत सुंदर चित्र उसमें किया गया है। तो इसीलिए जब मैं आदरणीय गौसी जी 3-4 ऐसा करके सामान के देखे, उन लोग खुद देखा, तो काफ़ी बिलासपुर, रतनपुर सब। तो मैं कह सकता हूँ छत्तीसगढ़ में जो अभी पांडुलिपि मिशन बात आपने की ना, उसमें सबसे ज़्यादा सब हमारे आपको इस अद्भुत कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद सर। और आपने जो सराहनीय कार्य किया है, जो योगदान दिया है प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उसके लिए हम आपको दूरदर्शन परिवार की ओर से खूब सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं सर। और आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आपने इतनी अच्छी प्रेरक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। दोस्तों, हमारा इतिहास खासकर छत्तीसगढ़ का बहुत समृद्धशाली है, तो आप सभी से यह अनुरोध भी है कि हम अपने इतिहास को जानें, समझें और गर्व और जिम्मेदारी के साथ इसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं,
क्योंकि एक समाज तभी मजबूत माना जाता है, सशक्त माना जाता है, जब वह अपने जड़ों से जुड़ा रहता है। गोपा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।